एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो है NCERT हिस्ट्री सब्जेक्ट का। इसमें अपनी जो क्लास है वो क्लास 12th की जो हिस्ट्री की बुक है उससे संबंधित ये चैप्टर है। चैप्टर का जो नाम है, टाइटल है, वो है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तुजुक-ए-बाबरी जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था और किस भाषा में लिखा है? तो ये तुजुक-ए-बाबरी मतलब ये बाबर के द्वारा तो ये ग्रंथ लिखा गया है। और इस ग्रंथ की भाषा की बात करें तो ये तुर्की भाषा में लिखित ग्रंथ है। बाबरनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा जो ग्रंथ है वो फारसी भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में शाह नहर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये शाहजहां जो मुगल सम्राट थे उसने पंजाब में शाह नहर का निर्माण करवाया था। तंबाकू पर पाबंदी किस मुगल शासक ने लगाई थी? तो वो लगाई थी जहांगीर ने। राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को किस नाम से मुगल काल में जाना जाता था? तो उसे अमील गुजार के नाम से जानते थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो आइन-ए-अकबरी जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है? तो ये अब्बुल फजल के द्वारा रचित रचना है। आइन-ए-अकबरी की रचना अकबर के शासनकाल के किस वर्ष में पूरी हुई थी? तो ये अकबर का जो शासनकाल था उसके 42वें वर्ष में ये आइन-ए-अकबरी की जो रचना है वो कंप्लीट हुई थी और इसके रचनाकार थे अब्बुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अकबर एवं उसके अभिजातों ने पहली बार तंबाकू कब देखा था? तो इन्होंने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा था। जंगल एक ऐसा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से वो मुकर जाते थे। ये कथन जो है ये किसने कहा था? तो ये कथन जो है ये मुगल सम्राट बाबर के द्वारा कहा गया था। किसके शासनकाल में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन की नपाई की गई? तो वो अकबर के समय में ये हुआ था। आगे हम बात करें, खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित मानी गई है। लाहौर, दीपालपुर एवं अन्य जगह के जो लोग हैं वो रहट के जरिए सिंचाई करते थे। आइन-ए-अकबरी के अनुसार आगरा प्रांत में 39 मतलब 39 किस्म एवं दिल्ली प्रांत में 43 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। पंचायत की आमदनी एवं खर्च का जो विवरण है उसको रखने में मुखिया की सहायता पंचायत का पटवारी करता था। मुगल प्रांत के प्रशासनिक मंडल को परगना कहा जाता था। महाराष्ट्र में दस्तकारों के जमीन पर पुश्तैनी अधिकार को मिरास या फिर वतन के नाम से जाना जाता था। असम के वे लोग जो जमीन के बदले राजा को सैनिक सेवा देते थे वो पायक कहलाते थे। पंजाब का लोहानी कबीला भारत एवं अफगानिस्तान के बीच स्थलीय व्यापार करता था। राज्य की कुछ खास किस्म की सेवा को खिदमत कहा जाता था। अकबरनामा ग्रंथ को 3 जिल्दों में लिखा गया है। दान में दिया गया राजस्व अनुदान जो होता है उसको सुयूरगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पैदल सिपाही को प्यादा के नाम से जाना जाता था। प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो अमीन की होती थी। आइन-ए-अकबरी के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत नहीं की जाती थी।
अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत समझौते का सुझाव देती थी। 19वीं सदी के अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा था। मुद्रा की फेरबदल करने वाले को सराफ के नाम से जाना जाता था। मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली भेंट जो है वो पेशकश कहलाती थी। मुगल काल में राज्य के जो आदेश होते थे उनको सनद के नाम से जाना जाता था। खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई में गांव व किसान शामिल थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मुगल जो है वो ग्रामीण समाज के बारे में जानने के स्रोत, मुगल काल में ग्रामीण समाज के बारे में जानने के स्रोत क्या क्या थे। पहला तो है आइन ए अकबरी, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। नेक्स्ट है खेतीहर किसान जमीन की हदों की पहचान कैसे करते थे, तो वो मिट्टी, ईंट एवं कांटों के निशान से जमीन की हदों की पहचान करते थे। मुगल काल में किस किसानों को समृद्ध माना गया है, मतलब गुजरात में 6 एकड़ वाले किसान को समृद्ध माना गया, बंगाल में 5 एकड़ वाले किसान को समृद्ध माना गया, 10 एकड़ वाले किसान को आसामी या अमीर समझा जाता था। आगे हम बात करें भारत में तंबाकू का पौधा सबसे पहले कहाँ पर पहुँचा था, तो वो दक्कन में पहुँचा था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो गांव छोड़कर भाग जाना खेतीहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार माना जाता था। इसे आपको स्पष्ट करना है, मतलब जोतने लायक जमीन खाली जमीन की अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर वहां पर प्रतियोगिताएं होती थी। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई किताब किसकी चर्चा करती है, तो वो राजपूतों व जाटों की किसानों के रूप में चर्चा करते थे। कौन सी जातियां पशुपालन व बागवानी के बढ़ते मुनाफे की वजह से सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी थी, तो वो अहीर, गुज्जर और माली जो जातियां हैं ये ऊपर उठी थी। खेतीहर किन ग्रामीण दस्तकारियों में संलग्न रहते थे, तो पहला काम था रंगरेजी कपड़े पर छपाई, दूसरा काम मिट्टी के बर्तनों को पकाना, तीसरा था खेती के औजार बनाना। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले क्या अदायगी दी जाती थी, मतलब उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा जो खेती लायक होने पर भी बेकार पड़ा हो वो उनको बदले में दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में कौन सी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई, तो दस्तकारों की सेवाओं के बदले में दी गई जो अदायगी है उनमें जमीन के टुकड़े पर जिन पर उनका पुश्तैनी अधिकार होता था। दीवान कौन था एवं उसके क्या कार्य थे, तो राज्य के प्रशासनिक तंत्र में शामिल जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी वो दीवान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहने वाले साम्राज्य कौन से थे, तो मुगल जो थे वो भारत में थे, मिंग चीन में, सफावी ईरान में और ओटोमन तुर्की में। जोवानी कारेरी कौन था, ये इटली का एक मुसाफिर था जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था। उसने इस बात का सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी जो है वो तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोवानी कारेरी के लेख किसके लेख पर आधारित थे, तो इनके जो लेख थे वो फ्रांसवा बर्नियर के लेख पर आधारित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फारसी स्रोत में किसान के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग में लिए जाते थे। किसानों के लिए रैयत, बहुवचन, रियाया और मुजरियान एवं आसामी शब्द इस्तेमाल होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद काश्त व पाही काश्त किसानों में अंतर आपको बताना है। खुद काश्त जो किसान है
मतलब जो उन्हीं गांव में रहते हैं जिनमें उनकी जमीन थी और वो स्वयं खेती का कार्य करते थे। पाही कास्त जो किसान हैं वो खेतीहर थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने आए थे। उनके पास स्वयं के खेत नहीं थे। 16वीं 17वीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं। मतलब खेती का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो लोगों का पेट भरना था, इसीलिए रोजमर्रा के खाने की जो फसलें हैं वो ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन्स एक कामिल क्या थी, मतलब सर्वोत्तम फसलों को जिनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था, जैसे कि गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन आदि जो नकदी फसलें थी उनको जिन्स एक कामिल की श्रेणी में रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सी फसलें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भारत पहुंचती थी। मतलब अफ्रीका व स्पेन से तो मक्का आता था, नई दुनिया अमेरिका से टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता आता था। ये सब भारत में पहुंचते थे। नेक्स्ट है, सामूहिक ग्रामीण समुदाय के 3 प्रमुख घटक क्या थे। पहला घटक था खेतीहर किसान, दूसरा घटक पंचायत और तीसरा था गांव का मुखिया जिसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। मुगल काल में कौन सी जातियां जाति व्यवस्था की पाबंदियों में बंधी हुई थी। तो मुसलमान समुदाय के हलालक रान जो हैं वो पाबंदियों में बंधे हुए थे। बिहार में मल्लाह जादवों मतलब नाविकों के जो पुत्र हैं वो भी पाबंदियों में बंधे हुए थे। मध्यकाल में पंचायत के मुखिया के चुनाव की जो प्रक्रिया होती थी वो कैसी थी। तो मुखिया को मुकदम या मंडल भी कहा जाता था। इनका चुनाव गांव के जो बुजुर्ग होते हैं उनकी आम सहमति से होता था और ये इस पद पर बुजुर्गों के विश्वास पर ही उस पद पर वो बने रह सकते थे। जिस दिन बुजुर्गों का विश्वास जो है वो तोड़ देता है उसी दिन से उसको उस पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। चुनाव के बाद में इसकी मंजूरी जो है वो जमींदार से लेनी होती थी। पंचायत एवं गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, इसकी आपको विवेचना करनी है। मतलब गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोगों को जाति की हदों में रखना, जाति की अवहेलना रोकने का कार्य करना, पंचायतों को जुर्माना लगाने व समुदाय से निष्कासित करने का अधिकार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके मुताबिक कृषि समाज में सामाजिक व आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में जाति किस हद तक एक कारक मानी गई थी। जवाब हो जाएगा, जाति व अन्य जाति भेदभाव की वजह से खेतीहर किसान कई समूह में बंटे हुए थे। खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। राजपूत एवं जाट दोनों जातियों को किसान माना जाता था, लेकिन जाति व्यवस्था में राजपूत जाट से ऊपर आते थे। ग्रामीण समाज में जातीय पंचायत के क्या कार्य थे। पहला कार्य था दीवानी झगड़ों का निपटारा करना, दूसरा कार्य था जमीन से जुड़े जो दावेदारियां हैं उनके झगड़े सुलझाना, तीसरा कार्य था जातिगत मानदंडों के मुताबिक शादियों का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था क्या थी। जवाब होगा, बंगाल के जमींदार लोगों को उनकी सेवाओं के बदले रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी दी जाती थी। इस व्यवस्था को जजमानी कहा जाता था। अंग्रेजों ने भारत के गांव को एक छोटा गणराज्य कहा, इसकी आपको विवेचना करनी है। मतलब लोग जो हैं वो सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों एवं श्रम का बंटवारा करते थे। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। गांव व शहरों के बीच व्यापार के कारण गांव जो हैं वो शहरों से पूर्णतः जुड़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका किस प्रकार की होती थी।
महिलाएं बुआई, निराई, कटाई एवं पक्की जो फसल है उसके दाने निकालने का कार्य करती थी। सूत कातने, बर्तन बनाने, कपड़ों पर कढ़ाई करने जैसे दस्तकारी कार्यों में महिलाओं से वो कार्य करवाए जाते थे। मतलब महिलाओं के श्रम पर आधारित ये कार्य थे। 16वीं और 17वीं सदी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह परिवर्तित हुई। मतलब जंगल में बाहरी ताकतें कई कारणों से घुसपैठ करने लगी थी। वो कारण हैं सेना के लिए हथियारों की आवश्यकता के कारण, राजाओं द्वारा शिकार करने के कारण, वाणिज्यिक खेती एवं जंगल के उत्पादों की बाहर मांग होने के कारण। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मुगल भारत में जमींदारों की क्या भूमिका होती थी। पहली भूमिका थी जमींदार जमीन के मालिक होते थे जिन्हें अपनी मर्जी से बेच सकते थे या फिर वो गिरवी रख सकते थे। दूसरी भूमिका थी जमींदार राज्य की ओर से कर वसूल करते थे, बदले में उसे वित्तीय मुआवजा भी मिलता था। तीसरी भूमिका थी जमींदारों की, जमींदार के पास स्वयं के किले एवं सेना होती थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में भू राजस्व वसूलने के कितने चरण थे। तो उस टाइम भू राजस्व वसूलने के 2 चरण थे। पहला चरण था कर निर्धारण, मतलब कर निर्धारण को जमा कहते थे जिसमें रकम निर्धारित की जाती थी। दूसरा चरण था वास्तविक वसूली, मतलब हासिल सचमुच वसूली गई रकम जो है वो हासिल कहलाती थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मतलब मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण जो है वो कितने भागों में किया गया था। तो मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था। पहला है पोलज। पोलज क्या होती थी, सबसे उपजाऊ भूमि होती थी जिस पर साल की हर फसल पैदा की जाती थी। पर्वतीय भूमि, मतलब इस भूमि को अपनी उपजाऊपनता पाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता था। चचर भूमि, मतलब यह भूमि 3 से 4 वर्षों के लिए खाली रखी जाती थी। बंजर भूमि, मतलब यह भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी, इसे कृषि योग्य बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। अब हो जाएगा, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था जिस पर राज्य के सैनिक एवं नागरिक मामलों की जिम्मेदारी होती थी। मनसबदारों को भुगतान जो था वो नकद या भू राजस्व के आवंटन के जरिए होता था तथा समय समय पर इनका तबादला भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में नकद या जिन्स का निर्धारण कितने प्रकार से होता था। तो इनका निर्धारण 4 प्रकार से होता था। पहला प्रकार था कणकूत, मतलब हिंदी में कण का अर्थ तो होता है अनाज और कूत का अर्थ होता है अंदाजा, मतलब इसमें फसल को अच्छा, मध्यम या फिर बदतर आदि भागों में बांटकर उसका आकलन किया जाता था। बटाई, मतलब इसे भावली भी कहते थे। फसल को काटकर जमा करके सभी पक्षों की सहमति से बंटवारा होता था। खेत बटाई, मतलब बीज बोने के बाद में खेत बांट लेते थे। लांग बटाई, मतलब फसल काटने के बाद ढेर लगाकर आपस में बांटकर अपना हिस्सा वो घर ले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में स्थलीय व जलीय मार्गों से व्यापार किन देशों से होता था। पहला है स्थल मार्ग से व्यापार, मिंग मतलब चीन, सफानी मतलब ईरान और ओटोमन मतलब तुर्की, यहाँ से होता था। और जल मार्ग से जो व्यापार है ये अमेरिका एवं यूरोप जैसे देशों से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी का संकलन किस रूप में किया गया है। आइन ए अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी से हमें मुगल काल की क्या जानकारी मिलती है। मतलब इस ग्रंथ से हमें दरबार, प्रशासन,
सेना के संगठन, राजस्व के स्रोत, प्रांतों के भूगोल, साहित्य, संस्कृति व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी ग्रंथ का संकलन जो है वो कितने भागों में किया गया है? तो इसका जो संकलन है वो 5 भागों में हमें देखने को मिलता है। पहला भाग है मंजिल आबादी। इसमें शाही घर परिवार और उनके रख रखाव की जानकारी होती थी। दूसरा भाग है सिपह आबादी, मतलब इसमें सैनिक, नागरिक प्रशासन, नौकरों की व्यवस्था, मनसबदारों, विद्वानों, कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल है। तीसरा भाग है मुल्क आबादी, मतलब साम्राज्य के प्रांतों एवं राजस्व आंकड़ों की जानकारी इसके अंतर्गत दी जाती थी। इसमें सूबों एवं उनकी प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों, जिसमें सरकार, परगना, महल आदि की जानकारी वो देती थी। उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत विवरण इसके अंतर्गत दिया जाता था। चौथे और 5वें भाग में भारत के सभी लोगों के मजहबी, साहित्य और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ये ताल्लुक रखती थी। तो इसके ये 5 भाग यहाँ हम देख सकते हैं। आइन ए अकबरी ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? इसका संपादन जो है इस ग्रंथ का वो हेनरी ब्लॉकमैन ने किया था। कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ने बिब्लियोथिका श्रृंखला में इसे 3 खंडों में प्रकाशित किया था। इसका प्रथम भाग का अनुवाद हेनरी ब्लॉकमैन और दूसरे और तीसरे भाग का अनुवाद H.S. जेरेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के मंडल मुकदम या मुखिया भ्रष्ट होते थे, इस कथन को आप कैसे सिद्ध करोगे? जवाब होगा, मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे और अपनी ज़मीन पर कर का आकलन जो है वो कम करके अतिरिक्त बोझ जो है वो छोटे किसानों पर डाल देते थे। नेक्स्ट है, मुगल काल में पंचायत की आमदनी के क्या स्रोत थे? पहला स्रोत था गांव का आम खजाना होता था, जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। दूसरा स्रोत है पंचायतों द्वारा जुर्माना लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत आमदनी का उपयोग किस तरह करती थी? मतलब गांव का दौरा करने वाले अधिकारियों की खातिरदारी में, या फिर प्राकृतिक जो विपदाएं हैं उनसे निपटने में, या फिर सामुदायिक कार्यों जैसे कि मिट्टी के बांध बनाना एवं नहर खोदना। तो ऐसे कार्यों में वो अपने आमदनी का उपयोग करती थी। नेक्स्ट है, मुगल काल में भी गांव में विषमताएं पाई जाती थी, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। मतलब संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत के आधार पर विषमताएं थी, जाति और जेंडर के नाम पर भी विषमताएं पाई गई हैं, ताकतवर लोग ही गांव के मसलों पर फैसला लेते थे। तो ये सभी विषमताएं उस टाइम हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों गांवों व शहरों के बीच होने वाला व्यापार जो था उसका नकद भुगतान जो है वो कहाँ कहाँ होता था? मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना एवं वसूली नकद होती थी। दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन की मजदूरी का पूर्व भुगतान भी करते थे। व्यापारिक फसल कपास, रेशम व नील का भुगतान भी नगद होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों से जमींदारों के रिश्तों में पारस्परिक पैतृकवाद और संरक्षण का पुट हमें देखने को मिलता है, ये आपको स्पष्ट करना है। मतलब भक्ति संतों ने जातिगत व अन्य अत्याचारों की निंदा की, लेकिन जमींदारों को किसानों का शोषक नहीं बताया। 17वीं सदी के कृषि विद्रोह में जमींदारों को किसानों का समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन के सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो ये आपको बताना है। जवाब हो जाएगा, आइन में इसकी जानकारी तालिकाबद्ध तरीके से की गई है, जहां हर तालिका में 8 खाने होते थे जिसमें ये जानकारी मिलती है। पहला खाना परगना या महल होता था, दूसरा खाना किला,
तीसरा जो खाना होता था तालिका में वो अराजी और जमीत ए पायमूद होता था, मतलब मापे गए इलाके। चौथा तालिका का खाना था नकदी, मतलब नकद निर्धारित राजस्व। पांचवा जो तालिका में खाना होता था वो होता सुयूर गल, मतलब दान में दिया गया राजस्व अनुदान। छठा खाना था जमींदार। सातवां एवं आठवां जो खाना था वो जमींदारों की जातियों और उनकी फौज की जानकारी देते थे। अंतिम क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी ग्रंथ पूरी तरह समस्या से परे नहीं है, इसको आपको स्पष्ट करना है। मतलब इसमें जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई। जो संख्यात्मक आंकड़े हैं उनमें भी इसमें विषमताएं हमें देखने को मिलती हैं, और कई जो सूबे हैं उनकी जो शक्ल है, मतलब उनका जो विवरण है वो सही रूप से इसमें नहीं दर्शाया गया है। इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।